नमस्कार। आज इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। रेक्स ओगल की व्हेन वी राइड। जी। हम इसके एक विवरणात्मक सारांश में गोता लगा रहे हैं। हमारा मकसद है इस सारांश के जरिए कहानी की आत्मा तक पहुंचना, हाँ। किरदारों को समझना, उनके जो संघर्ष हैं, अंदरूनी भी बाहरी भी, उनको महसूस करना और वो गहरे सवाल टटोलना जो ये किताब उठाती है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी बात है। ये पूरी कहानी एक कविता नॉवल के रूप में लिखी गई है। हाँ, ये बहुत खास है। हाँ, एक नॉवल लेकिन अंदाज कविताओं वाला, लय है, शब्द हैं। सोचिए, बिल्कुल। कहानी हमें मिलाती है बेनी से। डिएगो बेनेविडेज वो हमारा सूत्रधार है। एक आम छात्र है जैसे होते हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं, और फिर है उसका जिगरी दोस्त लॉसन पियर्स। हाँ, लॉसन। बचपन के दोस्त, साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं। लेकिन यही एक पेंच है, दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके हालात काफी अलग हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कहानी में। और यही अंतर आगे चलकर उनकी दोस्ती के लिए एक, आप कह सकते हैं, बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर खींच रही हो। बिल्कुल। और ये जो दोस्ती की नींव है ना, वो शुरू में बहुत मजबूत दिखाई गई है। इसीलिए शायद जब हालात बदलते हैं तो वो दरारें और भी ज्यादा महसूस होती हैं। सही। और जहाँ तक ये कविता नॉवल प्रारूप की बात है, ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये कहानी के अनुभव का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये मुक्त छंद में लिखी है, मतलब फ्री वर्स। तो इससे लेखक को कम शब्दों में ज्यादा भावनाएं भरने की आजादी मिलती है। हर लाइन, हर शब्द का अपना वजन होता है। ये बहुत शार्प है, तेज धार वाला, भावनाओं को सीधे पाठक के दिल तक पहुंचाता है बिना ज्यादा लाग लपेट के। हाँ, जैसे गद्य में हम शायद पूरा पैराग्राफ लिखें किसी की मनोदशा बताने के लिए, यहाँ शायद एक दो लाइनें ही वो पूरा वजन उठा लेती होंगे। बिल्कुल सही कहा। ये प्रारूप खास तौर पर तब बहुत शक्तिशाली हो जाता है जब किरदारों पर भारी दबाव हो, जब वो किसी अंदरूनी तूफान से गुजर रहे हों। जैसे बेनी और लॉसन के साथ होता है। हाँ, उनकी कहानी में उलझने हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, डर है, वफादारी का सवाल है। कविता का ये जो संक्षिप्त और तीव्र रूप है ना, ये इन भावनाओं को बहुत असरदार तरीके से दिखाता है। लय, शब्दों का चुनाव, यहाँ तक कि जो खाली जगह छोड़ी जाती है पन्ने पर, वो सब मिलकर पाठक को किरदार की भावनात्मक स्थिति में खींच लेते हैं। ये सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं रहता, उसे महसूस करना बन जाता है। वाह। अच्छा, तो किरदारों की परिस्थितियों पर वापस आते हैं। बेनी की दुनिया कैसी है? आपने कहा पृष्ठभूमि अलग है। हाँ, तो बेनी की माँ, वो एक सिंगल मदर हैं। वो दिन रात मेहनत करती हैं, दो नौकरियां संभालती हैं। क्यों? ताकि बेनी का भविष्य संवर सके। जी। उनका सबसे बड़ा सपना है कि बेनी कॉलेज जाए, अच्छी पढ़ाई करे और उस जिंदगी से बाहर निकले जिसमें वो खुद फंसी भी महसूस करती होंगी। ये उम्मीद। हाँ, ये उम्मीद बेनी पर एक तरह का वजन भी डालती है ना, एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है। उसे पता है कि उसकी माँ कितनी कुर्बानियां दे रही है। और इसी के, कह सकते हैं, दूसरे छोर पर लॉसन की स्थिति है। हाँ। उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अच्छा। वो अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखता है और वो उनकी मदद करना चाहता है। शायद उसमें एक बेचैनी है, जल्दी से हालात बदलने की इच्छा। और इसी चाहत में वो स्कूल छोड़कर पैसे कमाने का एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जो बहुत खतरनाक है। ड्रग्स की दुनिया, मादक पदार्थों की तस्करी। ओह, यहीं से हाँ, यहीं से दोनों दोस्तों के रास्ते अलग होने शुरू हो जाते हैं। एक पढ़ाई और भविष्य की तरफ, दूसरा एक अंधेरी गली की तरफ। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ही उम्र के दो दोस्त, एक ही माहौल में पले बड़े शायद, लेकिन ये पारिवारिक और आर्थिक दबाव उन्हें कितने अलग फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। एक माँ की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है, दूसरा परिवार की जरूरतें पूरी करने का शायद गलत तरीका चुन रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी इस बात पर जोर देती है कि लॉसन का ये कदम शुरू में शायद किसी बड़े रोमांच या बुरी संगत का नतीजा नहीं, बल्कि मजबूरी से पैदा हुआ लगता है। अच्छा। वो इसे शायद एक शॉर्टकट की तरह देखता है, अपनी और अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। और यहीं पर कहानी की वो फिसलन भरी ढलान शुरू होती है जिसका जिक्र अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। लॉसन शुरुआत में बेनी से कोई बहुत बड़ी या सीधी गैर कानूनी मदद नहीं मांगता। हाँ, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। वो क्या कहता है बेनी से? कैसे उसको शामिल करता है? वो बेनी से कहता है, यार बस मुझे गाड़ी से कहीं छोड़ आना, ले जाना है। अच्छा, सिर्फ राइड? हाँ, बस राइड। तुझे कुछ नहीं करना, ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना, बस ड्राइविंग करनी है।
ओह, अब ये सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, खासकर जब एक पुराना दोस्त, जिगरी दोस्त मदद मांग रहा हो। हाँ, दोस्ती में तो कर देते हैं लोग। बिल्कुल। बेनी शायद सोचता है कि वो सिर्फ अपने दोस्त का साथ दे रहा है, उसे थोड़ी मदद कर रहा है। वो ड्राइवर है, तस्कर नहीं। ये एक तरह का दिमागी तर्क होता है खुद को समझाने के लिए। पर इस सिर्फ ड्राइविंग वाली बात ये कब तक टिकती है? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये ज्यादा देर नहीं चली होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। यहीं से कहानी का तनाव तेजी से बढ़ता है। जो चीज सिर्फ गांजा पहुंचाने से शुरू हुई थी, वो जल्द ही पाउडर, गोलियां और शायद और भी ज्यादा खतरनाक और नशीले पदार्थों की तस्करी तक पहुंच जाती है। बाप रे। लॉसन इस दुनिया में गहरा और गहरा धंसता चला जाता है और अनजाने में या जानबूझकर वो बेनी को भी अपने साथ खींचता जाता है। तो बेनी के लिए अब ये सिर्फ दोस्त की मदद नहीं रही, अब वो सीधे सीधे एक बड़े अपराध में एक तरह से भागीदार बन रहा है। यहाँ बात सच में बहुत गंभीर हो जाती है। उसके मन में क्या चल रहा होगा सोचकर ही। उसके मन में एक जबरदस्त तूफान चल रहा होगा, यकीनन। एक तरफ बचपन की दोस्ती है, लॉसन के साथ बिताए अच्छे पल हैं, उसके प्रति वफादारी का एहसास है। शायद उसे अभी भी लगता है कि वो लॉसन को इस मुश्किल से निकाल सकता है, या कम से कम उसका साथ तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो उम्मीद। लेकिन दूसरी तरफ उसे बढ़ता हुआ खतरा साफ दिख रहा है। उसे अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, अपनी माँ के सपने सब दांव पर लगते नजर आ रहे हैं। और खुद की जान भी। हाँ, और सबसे बढ़कर उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। पकड़े जाने का डर, इस दलदल में हमेशा के लिए फंस जाने का डर। ये तो जबरदस्त नैतिक कश्मकश है। मतलब क्या करे इंसान? दोस्ती निभाए तो अपना भविष्य और शायद जिंदगी भी खतरे में डाले। सही। और अगर खुद को बचाए तो दोस्त को मुश्किल में अकेला छोड़ दे। क्या दोस्ती की भी कोई सीमा होती है? कहानी इस सवाल को कैसे देखती है? कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये दिखाती है कि दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब हालात आपको अपराध और खतरे की तरफ धकेलते हैं, तो वफादारी की परिभाषा बदल सकती है या कम से कम उस पर सवाल उठ सकते हैं। बेनी का संघर्ष यही दिखाता है। वो यकीनन लॉसन से बात करने की कोशिश करता होगा, उसे समझाने की, रोकने की, लेकिन लॉसन शायद इतना आगे बढ़ चुका है कि वापसी मुमकिन नहीं लगती। तो आखिरकार बेनी क्या फैसला लेता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बेनी एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे ये एहसास होता है कि लॉसन के साथ बने रहने का मतलब है खुद को भी डुबो देना। वो देखता है कि लॉसन बदल गया है, या हालात ने उसे बदल दिया है। ये दोस्ती अब वो नहीं रही जो पहले थी। ये अब खतरनाक हो चुकी है। बहुत दुखद है ये। हाँ, इसलिए बहुत भारी मन से, काफी अंदरूनी संघर्ष के बाद वो एक बेहद मुश्किल फैसला लेता है। वो लॉसन से दूरी बना लेता है, वो अपना रास्ता अलग कर लेता है। ये फैसला लेना मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि उसने दोस्ती तोड़ दी। इसके पीछे का दर्द, वो अपराध बोध, शायद अकेलापन, ये सब महसूस किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई बिजनेस डील तोड़ने जैसा फैसला नहीं है। ये अपने अतीत के एक हिस्से को काटने जैसा है। ये उस इंसान से अलग होना है जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और शायद बुरे पल भी साझा किए होंगे। इस फैसले में सिर्फ डर नहीं है, इसमें गहरा दुख भी है, त्याग भी है। सही। उसे अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्यों? अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी माँ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए, और शायद अपनी आत्मा को बचाने के लिए भी। ये आत्मसंरक्षण का मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। तो अगर हम कहानी के मुख्य संदेशों या विषयों को समेटना चाहें, मतलब क्या निकल कर आता है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है या किन बातों पर सोचने को मजबूर करती है? इसमें कई परतें हैं, जैसा हमने बात की। सबसे पहला और सबसे साफ विषय है दोस्ती और वफादारी का दबाव में परीक्षण। हाँ, वो तो है ही। कैसे मुश्किल हालात, खासकर गरीबी और अपराध, सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं या कम से कम हिला तो सकते ही हैं। दूसरा अहम विषय है नैतिक चुनाव और उनके नतीजे। बेनी की कहानी दिखाती है कि कैसे सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर कितनी धुंधली होती है और चुनाव करना कितना पीड़ादायक हो सकता है, खासकर जब आपकी भावनाएं जुड़ी हों। और वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाला एंगल भी बहुत साफ दिखता है, जैसा हमने शुरू में बात की थी। हाँ, वो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है। कहानी दर्शाती है कि कैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जैसे गरीबी, अवसरों की कमी, ये युवाओं को हताशा में कई बार ऐसे रास्ते चुनने पर मजबूर कर सकती हैं जो उन्हें और उनके अपनों को खतरे में डाल दें। जैसे लॉसन के साथ हुआ। बिल्कुल। चौथा विषय है अवैध गतिविधियों का वो फिसलन भरा रास्ता।
कैसे एक छोटा सा गलत कदम या समझौता आपको एक ऐसे दलदल में खींच सकता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए। लॉसन की कहानी इसका प्रतीक है। और आखिर में, जैसा हमने बेनी के फैसले में देखा, आत्मसंरक्षण का संघर्ष। हाँ, खुद को बचाना है। हाँ, अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने भविष्य को बचाने की जरूरत, भले ही उसकी कीमत दोस्ती क्यों न चुकानी पड़े। ये सारे विषय मिलकर कहानी को एक गहराई देते हैं। तो कुल मिलाकर इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने बेनी के सफर को देखा। एक साधारण सी दोस्ती से शुरुआत हुई जो बाहरी दबावों और मुश्किल हालात के चलते एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसे अपनी जिंदगी का शायद सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि जिंदगी हमेशा आसान विकल्प नहीं देती। कभी कभी चुनाव दो बुरी चीजों के बीच होता है। आपको चुनना पड़ता है कि कौन सी बुराई कम है। बिल्कुल। और ये हमें वापस उस कविता नॉवल प्रारूप पर ले आता है। बेनी का ये अंदरूनी संघर्ष, उसका दर्द, उसका डर, लॉसन के रास्ते से अलग होने का उसका मुश्किल फैसला, इन सबको कविता का प्रारूप शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाता है। हाँ, वो जो आपने कहा था, कम शब्दों में ज्यादा कहना। हाँ, वो चुप्पी, वो अधूरे वाक्य, वो तेज छवियां, ये सब मिलकर उस भावनात्मक बोझ को पाठक तक पहुंचाते हैं जो शायद सीधी साधी गद्य में उतना महसूस ना होता। शब्दों की कमी यहाँ वो असल में भावनाओं की अधिकता को दर्शाती है। वाकई कहानी सुनने में ही इतनी असरदार लग रही है, पढ़ने का अनुभव तो यकीनन और गहरा होगा। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसे कितने युवा हैं जिन पर बाहरी दबाव, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उन्हें ऐसे असंभव से लगने वाले विकल्पों के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है, हर चुनाव दर्दनाक। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और वफादारी का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा आंख बंद करके साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए? या कभी कभी अलग हो जाना, शायद अपने दोस्त को उसके हाल पर छोड़ देना भी जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य, अपने मूल्य दांव पर लगे हों। यही वो सवाल है जो पाठक अपने साथ ले जाता है। क्या बेनी ने सही किया? क्या उसके पास कोई और रास्ता था? वफादारी कहाँ खत्म होती है और आत्मसंरक्षण कहाँ शुरू होता है? इस पर कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने मूल्यों को टटोलने पर मजबूर करती है।